जो कायनात का खालिक है, मालिक है, सबका पालनहार है। इस छोटी सी हमद सना के बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो अंबिया इस्सलात सलाम पर, बिलखुसूस महसन इंसानियत पैकर जमील सरवर कौनैन रहमतुल आलमीन ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामाईन किराम, आज का हमारा ये SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रीजन के उन्वान पर कुछ ज़रूरी और अहम बातें जो मिल्लत इस्लामिया को इस वक्त बेहद ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को लेकर, बहुत सारे गलतफहमियों को लेकर हमारे अंदर दिल ही दिल में कुछ और डाउट्स जो है बने हुए हैं। तो लिहाजा आज का हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको सेटिस्फाइड होगा। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए अमन से गुजारिश करता हूँ कि वाइम और कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'tika रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। صدق الله। अल्लाह के हमने कहना के बाद अभी इस प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक से हो चुका है। अब मैं बिला ताक़िब इस प्रोग्राम को आगाज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब। तो सबसे पहले इफ्तिताई कलिमात होगी, उसके लिए मैं दावत देता हूँ जनाब नासिर अहमद साहब कि वो इफ्तिताई कलिमात को पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डैश पे तशरीफ़ लाए मेहमान, सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट स्टेट प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर नसीम अहमद साहब और जमात इस्लामी के कपल ज़िला के सदर जनाब दिलौर अंबर ख़ान साहब और अलहाज जनाब अख्तर अंसारी साहब प्रेसिडेंट जामिया मस्जिद इस्लामपुर और जमात इस्लामी के अमीर मुकामी जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब और तमाम रुफ़ा और माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र वजा लाता हूँ कि उसने हम सबको यहाँ पर जमा किया है। लाखों करोड़ों दुर्द सलाम हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आका प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामाईन हज़रात, आज हम लोग यहाँ पर जुड़ने का मकसद और यहाँ पर आके जो बैठने का मकसद, हमारा एक SIR का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। SIR क्या है, वो आज बहुत लोग कन्फ्यूजन में है। SIR से हमारा क्या ताल्लुकात है, SIR से हमारा क्या मतलब है, SIR क्या, किस लिए SIR को लागू किया जा रहा है, ये आज इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में ये बहुत सारे आपके सामने बातें आएंगे। SIR सिर्फ मैपिंग से नहीं, इसके अंदर और बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे जहाँ पे स्टेज पे जो SIR लागू हुआ है वहाँ पे हालत थोड़ी बहुत नाजुक है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास SIR लागू होने से पहले हम लोग अपने जितने भी भाई बंधु लोग हैं, हम लोग उनको ये बताना चाह रहे हैं कि SIR लागू होने से पहले हमारे पास वक्त बहुत पड़ा है। इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोग्राम में जो भी बातें आएंगे उस पर आप लोग अमल करके हमारे डॉक्यूमेंट्स को सही करने का एक बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हमारे प्रोग्राम को कामयाब करे। आप जो हजरात जो भी आए हैं इससे फ़ायदा उठाकर अपने आने वाली परेशानियों से महफूज रहे।
मेरी बात को ख़त्म करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो अपडेट है इस बुक के अंदर पूरा मौजूद है, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो जाए कि वक्त प्रॉपर्टी, वक्त किसे बोलते हैं, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। हम लोगों को नहीं मालूम वक्त के बारे में। कौन तो मुझे तो ये नहीं तो भय का नहीं बोलते, लेकिन असल उसकी हकीकत क्या है बोलेगा कि किताब के जरिए से जो है आज इसका उजरा किया जा रहा है। तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करता हूँ कि तमाम तारीफें कायनात के लिए है। यूनिवर्सल का क्रिएटर है, खालिक है, फरमारवा है, हाकिम है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम ज़िम्मेदाराने जामिया मस्जिद इस्लामपुर गंगावाती अलहाज निसार अंसारी साहब, अख्तर अंसारी साहब और दीगर जिम्मेदारान, जामिया कमेटी इस्लामपुर और दीगर शहर से, गंगावती के अलग अलग मुकामात से, मसाजिद से तशरीफ़ लाए हजरात व ख़वातीन, आपके सामने जैसे बात आई कि SIR क्या है और इसको हम लोग कैसे समझना है और इसके लिए क्या हमारी कन्फ्यूजन्स हैं, इसको दूर करना है और फिर इसके लिए क्या तैयारी करना है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए एक सेशन यहाँ अभी रखा गया है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हम तक पहुँची है आप लोगों तक हम बताएं और फिर उसके बाद हम क्या करना है ये बात पर भी हम बात करेंगे। तो दो हिस्सों में हम बात करेंगे। एक पहले ये है कि ये जो SIR कहा जा रहा है इसके हवाले से जो कन्फ्यूजन्स हैं या दूसरे रियासतों में जो हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हमारे अपने भारत के संविधान में इसके क्या प्रोविजंस हैं, इससे पहले कैसे हुआ है और यहाँ पर अब कैसे होगा, ये चीज़ों पे बात करेंगे। फिर तीसरा ये है कि हम इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। तो हमसे मुराद ये है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि यहाँ पर दलित हैं, ईसाई हैं, लिंगायत हैं, कुर्बा हैं, हर कास्ट से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, जो रियासत के कर्नाटक में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं, इन सब के लिए है। तो हम लोग क्या कैसे इसकी तैयारी करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहली बात ये है कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका ये है कि आर्टिकल, भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में और इलेक्शन कमीशन के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्शन की वोटर लिस्ट है उसको तैयार करने का काम करता है। तो वो भी जो है आर्टिकल 326 संविधान का जो आर्टिकल है उसमें 326 में ये लिखा हुआ है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए या असेंबली के इलेक्शन के लिए या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए और दीगर इलेक्शन जो होते हैं लोकल बॉडीज वगैरह के, पंचायत के, काउंसलर के वगैरह, ये इलेक्शन प्रोसेस को करने के लिए इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटिंग लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे। ये चीज़ें इसमें पहले बताई गई। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, स्लाइड्स थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो और टाइप्स ऑफ रिविजन्स आगे जाइए और जी। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ ये है कि SIR कहा जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसको जो है बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशंस के लिए जो है एक कैसे वर्क करेंगे उसके बायलॉज बनाते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के बायलॉज में भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना बोलकर। जो इलेक्शन कमीशन के बायलॉज लिखे हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो एक है कि इंटेंसिव रिवीजन, दूसरी बात जो लिखी है वो समरी रिवीजन, तीसरी बात स्पेशल समरी रिवीजन और चौथी बात जो लिखी है पार्टली इंटेंसिव और पार्टली समरी रिवीजन। तो ये क्या है? तो पहला ये है कि इंटेंसिव रिवीजन जो पहला पॉइंट है
इसके बारे में हमको थोड़ा समझना चाहिए कि इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वो एक घर से घर जाकर हर घर को विजिट करके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एनरोलमेंट और वेरिफिकेशन करते हैं। उसमें जो है वेरिफिकेशन किया जाता है पहला काम। उसके बाद जो है दूसरा काम जो होता है कि ऑल एलिजिबल वोटर्स को एनरोल करना, यानी कि जो लोग भी 18 साल हुए हैं उन सबको एनरोल करना इसमें होता है। तीसरा ये होता है कि डिलीट इन एलिजिबल वोटर्स को, अगर कोई लोग इंतकाल कर गए, कोई मर गए, कोई शिफ्ट हो गए या फिर जो है कहीं और ट्रांसफर हो गए, तो ये लोगों को जो है ये करना होता है। तो ये होता है इंटेंसिव रिवीजन होता है। दूसरा होता है समरी रिवीजन बोलकर। तो ये क्या होता है, समरी रिवीजन जो होता है ये हर साल नवंबर और दिसंबर जनवरी के महीने में होता है। इसमें क्या होता है कि वोटर लिस्ट नई तैयार नहीं करते। अब फिर फॉर एग्जांपल 2023 के इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट थी उसको फिर अपडेट करके 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन कराए। समरी रिवीजन में क्या होता, खाली उसमें रिवीजन होता, घर से घर जाके हाउस होल्ड कर जाके घर को विजिट नहीं करते। बूथ लेवल ऑफिसर को जो है, मैं अगर 18 साल का हुआ तो मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, या कोई डेथ हो गए तो उसको निकालता हूँ, बस इतना ही करते हैं। तो ये जो होता है ये हर साल होता है, ये एक रूटीन काम है। जैसे हम हमेशा से हमारा एनरोलमेंट अब हुआ है 18 साल के होने के बाद, तो दूसरा काम ये होता है। तीसरा जो होता है उसमें अगर डिलीट करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं वगैरह, ये काम भी उसमें कर ले सकते हैं, जो समरी रिवीजन बोलते हैं, जो हर साल होता है। इसमें वोटर लिस्ट नई से तैयार नहीं करते। तीसरा है स्पेशल समरी रिवीजन बोल के लिखा हुआ है एक। स्पेशल समरी रिवीजन में क्या होता है, इसमें जो है एक टारगेट एरिया में रिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु सेंट्रल एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर एक ऑब्जेक्शन आया इलेक्शन के बाद कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है यहाँ डुप्लीकेट वोट बहुत ज्यादा हैं। तो वहां कंप्लेंट देने के बाद वहां क्या करते हैं, स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं। वहां विजिट करके हाउस टू हाउस करके पूरे वो एरिया का जो है रिवीजन किया जाता है, वहां लिस्ट फिर दोबारा तैयार की जाती। तो ये चीज होता है। तो उसके बाद जो होता है पार्टली इंटेंसिव और पार्टली ये होता है। तो ये चीजें ये है कि कुछ एक बूथ लेवल पे या कुछ एक एरिया में कोई NRIs वोटर आ गए, या फिर जो है कुछ घुसपैठिए आ गए, जैसा बिहार के इलेक्शन में कहा गया कि घुसपैठिए आ गए वगैरह बोलकर, तो आसाम में किया गया। तो ऐसा जब आता है तो वहां पे थोड़ा इंटेंसिव भी होता है और थोड़ा रिवीजन का भी काम होता है, लिस्ट दोबारा से तैयार करने का भी और उसमें रिवीजन करने का भी होता है। तो इसमें सिंपल ये है कि जो इंटेंसिव रिवीजन होता है उसमें घर से घर विजिट करते, समरी जो रिवीजन होता है उसमें विजिट नहीं करते। तीसरा जो कैटेगरी है स्पेशल समरी, उसमें भी घर में विजिट नहीं करते। उसमें जो चौथा ऑप्शन है, जैसे पार्टली इंटेंसिव और पार्टली समरी रिवीजन बोलते, कभी घर को विजिट करते कभी नहीं करते। ये जो है प्रोसेस है उसका। तो ये SIR का जो टर्म है ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। पहले एक चीज ये है। तो अब ये जो है इलेक्शन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा पावर्स दिए हैं। 2025 जून में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसके अपॉइंटमेंट में पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, ये तीन लोग मिलकर जो है उसको अपॉइंट करते थे। तो अब हुकूमत ने क्या किया, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके क्या किया उन्होंने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको हटाकर सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर को ऐड किया। तो यहां पर लोगों को खदशा हुआ कि हुकूमत में जो भी लोग रहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो दो उसके नुमाइंदे होंगे, तो अब तीन में से दो जिसकी तरफ होंगे तो उसको डोमिनेंट होगा। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं आई। तो इस पे पहला सवाल उठा इलेक्शन कमीशन पे। दूसरा बात ये आई कि भाई इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में बहुत सारे खदशात जब आए लोगों को, तो लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, बात किया। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट और लाया कि आपको जो है बूथ के फुटेजेस, CCTV फुटेज जो होते हैं इलेक्शन होने के बाद, आप मांगने का इख्तियार रखते हैं जो भी कैंडिडेट रहते। अब वो कैंडिडेट अगर 45 डेज के अंदर कोर्ट को जाके वो अपील अगर आती है इलेक्शन कमीशन को तो देंगे, नहीं अगर नहीं आते हैं तो फिर 45 डेज में डिलीट कर देंगे।
तो मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई हम जो है अपनी माओं की बहनों की फोटोज कैसा सेव रख सकते हैं। तो ये मतलब ये है कि खुला मजाक है, अननेसेसरी एक कमेंट है वो, कि भाई जब आपको सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज जो वोट डालने जा रहे हैं वो पूछा जाता है, तो इसको भी अमेंडमेंट कर दिया गया। तो अब वो भी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, वो चाहेगा तो देगा, चाहेगा तो नहीं देगा। तो यहां पर लोगों को डाउट आना शुरू हुआ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है जो इंडिपेंडेंट है, किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, तो यहां जब ये काम कर रहे हैं तो ये इनको सबको जो है डाउट आना शुरू हुआ कि इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा है। तो यहां से ये चीजें SIR के ताल्लुक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो ये तो हुआ। उसके बाद अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेंगे हम लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि SIR 2002 में हुआ, पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया गया। तो नेक्स्ट स्लाइड आगे। हाँ, ये हिस्ट्री ऑफ इंटेंसिव रिवीजन, इसमें कहीं पर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लिखा हुआ नहीं है। ये जो स्लाइड्स हैं ये इलेक्शन कमीशन के BLOs को, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है, उनको बताया गया। देखिए 1987 में और 89 में जो हुआ था इंटेंसिव रिवीजन हुआ था सिर्फ इन ऑल स्टेट्स में। फिर 2002 में जो है 20 स्टेट्स में हुआ था, कर्नाटक को इंक्लूड करते हुए। तो इस तरह से वो 2008 में जो हुआ था दिल्ली में। तो ये जो हुआ था इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है वो। तो इनको भी क्लियर है इलेक्शन कमीशन के पास भी कि इंटेंसिव रिवीजन किए हैं वो लोग, SIR नहीं किए हैं। तो यहां अब जो लाए हैं, इसके बाद आगे चले हम लोग SIR के बाद, इसके बाद का स्लाइड। हाँ जी, ये देखिए दो चीजें हैं, एक है इंटेंसिव रिवीजन, दूसरा है समरी रिवीजन। तो इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि जो इंटेंसिव रिवीजन है होने जा रहा है, वहां पर पहला क्या बोल रहे हैं कि फ्रेश रोल इज पब्लिश्ड आफ्टर यूजिंग एनुमरेशन फॉर्म थ्रू हाउस टू हाउस विजिट। ये नई लिस्ट तैयार करने की बात बोल रहे हैं, रिवीजन करने की बात नहीं बोल रहे हैं, पुरानी लिस्ट को ऐड ऑन करने की बात नहीं है। जो समरी रिवीजन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग रोल इज अपडेट थ्रू स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, यानी कि जो समरी रिवीजन हर साल होता था, हम लोग जैसे वोटर बने हैं वो हम फॉर्म देते, BLO जो है लेके वेरिफिकेशन करके सबमिट करके वोटर ID देता। अब ये जो हो रहा है वो इंटेंसिव रिवीजन, नई लिस्ट तैयार करने की काम, ये प्रोसेस है पूरे भारत में, इसको हम समझना चाहिए। ये कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है, ये पूरे भारत में नए से वोटर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए से। तो ये एक चीज थी जो हम, बाकी के पॉइंट्स तो सेम है। ऑब्जेक्शन क्लेम करने की बात है, जिसका नाम नहीं आता उन्हें ऑब्जेक्शन क्लेम करना वगैरह वगैरह, वो सेम चीजें हैं। तो ये डिफरेंस उसमें है। फिर आगे बढ़े। और ये तो वोटर कौन होता है इसको तो मालूम है हम लोगों को। जो भी 18 सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है, वो 18 साल की उम्र अगर उसकी होती है तो वो हमारा एलिजिबल वोटर हो जाता है। वो जो है वोटर ID उसको मिलना चाहिए। वो बाकी की चीजें तो सेम है। तो दूसरी चीजें ये है कि अब इसके बाद BLOs के सिलसिले में है। अब ये इसमें और बहुत आगे चले। अब ये ड्यूटीज ऑफ BLO इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अब जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, इनको इस SIR के प्रोसेस में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है और उनको बहुत ज्यादा पावर्स भी दिए गए हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स को। तो इनसे हम लोग, इनके ड्यूटीज क्या हैं, ये चीज भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, फिर भी जस्ट एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे हम जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको देखिए, एक मिनट पीछे। पहला ये है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जब भी आपके पास आएंगे SIR के टाइम पे, वो अपने साथ ID कार्ड जो है रखेंगे कि मैं जो है बूथ लेवल ऑफिसर हूं बोलकर, उनको ये होना चाहिए। इसलिए कि बाज स्टेट्स में क्या हुआ है, UP या मध्य प्रदेश वगैरह में बूथ लेवल एजेंट जो है BLO का काम किए हैं और बहुत सारे लोगों का वोट डिलीट किए हैं। लेवल एजेंट जो होते हैं वो पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, पार्टी वाले बूथ लेवल एजेंट बनाते हैं। तो हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन बोलता है कि जैसा एक एरिया बूथ है, वैसे ही आप बूथ लेवल एजेंट भी बनाना बोलकर। तो ये चीज ये है कि हमारे पास
हमारे अपने जान पहचान में अगर बूथ लेवल ऑफिसर है तो कोई मसला नहीं, जैसे आंगनवाड़ी टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर है, ग्राम पंचायत में पीडीओ है, ये लोग आपके पहचानत में है तो आईडी कार्ड वगैरह का मसला नहीं होता। नए लोग आए हैं बूथ लेवल ऑफिसर बन के, आपके एरिया में नहीं रहते, दूसरे एरिया से आए हैं, तो तब आप उनको पूछना चाहिए बूथ लेवल ऑफिसर्स को। और इनके नेक्स्ट पॉइंट, ये वो घर से घर विजिट करेंगे। बूथ लेवल ऑफिसर्स क्या करेंगे, हर एक के घर को जाएंगे और जो फॉर्मेट बनाया गया फॉर्म का वो जो है आप लोगों को देंगे, उसमें आपको जो है भर के देना है, या फिर अगर वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो खुद भी जो है भरेंगे, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना है। तो ये काम करना है। उसमें एक बात ये कही गई है कि अगर बीएलओ आपके घर पे आते हैं तो आपका घर लॉक है, बंद है, कहीं शादी के लिए गए हैं, कहीं गांव के लिए गए हैं, कहीं और गए हैं, तो आपके घर पे जो है वो नोटिस लगा के आना है और 3 बार विजिट करना है। बूथ लेवल ऑफिसर्स की ड्यूटी में बात बताई गई कि 3 बार विजिट करना है और नोटिस भी आपके घर के दरवाजे पे लगाना है कि मैं आया था आपके घर पे एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल के। तो ये प्रोसेस उनके इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जी, तो एक और चीज है कि भाई बीएलओ के सिलसिले में एक और बात है कि आपके पास जो है जब एसआईआर का प्रोसेस होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स एन्यूमरेशन फॉर्म जब देंगे तो उसमें क्राइटेरिया है, तो वो चीजों में आपको हेल्प करना है। तो ये चीज भी उनकी जिम्मेदारी में बहुत बताई गई है। और फिर उसके बाद ये है कि BLO to give recommendation on each enumeration form as received। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स को जो है थोड़ा पावर्स हैं कि वो किसी भी अगर एक एरिया पे 3 बार में विजिट करते हैं, वहां कोई भी नहीं मिलता है, तो वो डिलीट कर सकते हैं उसका जी उसका फॉर्म जो है डिलीट कर सकते हैं, या फिर डाउटफुल वोटर बोल के भी रख सकते हैं। फिर जाके आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा, ऐसी सब चीजें होती हैं बाद में। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट एक और ये है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, जो ऐप यूज कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे जाके प्री फिल्ड यानी कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो फिलअप करके भी जो है बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं और बीएलओ वो लेकर उसको सबमिट अप्रूवल कर सकते हैं। ये भी प्रोविजन है उसमें जी। नेक्स्ट ये जो है वेबसाइट है जो एन्यूमरेशन करते हैं तो उसके फॉर्म का वेबसाइट है। नेक्स्ट ये फॉर्म उसका फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसका फॉर्मेट है जी। नेक्स्ट आगे चलिए और जी ये पीछे थोड़ा, हाँ जी ये जो है एडिशनल डिक्लेरेशन फॉर्म जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है लोगों को, वो ये है कि अभी एक बात चल रही है कि बहुत सारे पूरे कर्नाटक में मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है। 2002 की लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ने बेस बनाया 2002 की लिस्ट को। उनका कहना यह है कि पूरे भारत में 2002 में इलेक्टोरल जो वोटर की लिस्ट थी वो डिजिटलाइज की गई थी और वहां इंटेंसिव रिवीजन 2002 में हुआ था पूरे 20 स्टेट्स में। तो उसको बेस बनाकर 2025 की लिस्ट से मैपिंग कर रहे हैं। ये मैपिंग यानी लिंक करने का काम क्यों कर रहे हैं, यानी कि 1 महीना जो एसआईआर का प्रोसेस होगा तो उसमें बहुत ज्यादा बर्डन बीएलओस पे पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा उन पे। तो 1 महीने में बहुत सारा काम उनको नहीं हो सकता है करने में, बहुत सारे दुश्वारी आ सकती है, तो एक मैपिंग का काम कर रहे हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि जिनका 2002 की लिस्ट से मैपिंग हुआ है इनको डॉक्यूमेंट बनाकर सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। उनका जो है जस्ट एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म में जो है डिटेल्स भर के सबमिट करना है, बस इतना ही है उनका, जो 2002 की लिस्ट से मैपिंग हुए हैं। कल ही इलेक्शन कमीशन ने, कर्नाटक ने, जो उसके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन्होंने रिलीज किया है कर्नाटक का डेटा। तो कर्नाटक में अभी जो मैपिंग का काम चल रहा है ना, लिंक करने का,
तो 2,50,00,000 पर 1,00,000 लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है। 2,50,00,000 पर 1,00,000 लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है। तो ये लोगों को क्या होगा, 2,50,00,000 पर 1,00,000 लोगों में 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट उन्होंने दी है। तो SIR का फॉर्म जब आएगा तो 11 डॉक्यूमेंट के साथ 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट वो एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ देना रहेगा। क्लियर? जो लोगों का मैपिंग हुआ उनको कोई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं, बस 2002 के वोटर ID है या राशन कार्ड है, 2002 के लोगों के लिए बता रहा हूं, वो काफी हो जाएगा उनको। जो 2002 से मैपिंग नहीं हुआ, जो 2,50,00,000 पर 1,00,000 लोग हैं, इनको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रूफ करना होगा। अब इसमें है मसला कि 3 तरह का कैटेगरी उन्होंने बनाया है। पहली कैटेगरी उन्होंने क्या कही है कि 1987 से पहले जो लोग भारत में पैदा हुए हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, बस उनको जो है वोटर ID है या कोई और उनका डॉक्यूमेंट है वो काफी हो जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम है तो वोटर ID चलेगी। अगर 87 के बाद पैदा हुए हैं और 2002 से पहले, 2004 से पहले, 87 से 2004 के बीच में जो लोग भी पैदा हुए हैं वो एन्यूमरेशन फॉर्म जब भरेंगे तो अपना एक डॉक्यूमेंट देना होगा और अपने अब्बा का या अम्मी का एक डॉक्यूमेंट देना होगा। 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट उनको देना होगा, बस इतना है। तीसरा एक क्राइटेरिया क्या है, 2004 के बाद जो लोग भी पैदा हुए हैं और 18 साल के हुए हैं तो ऐसे लोगों के लिए उसका अपना खुद एक डॉक्यूमेंट देना होगा, फिर अपने अम्मी का और अब्बा का दोनों का एक डॉक्यूमेंट देना होगा कि ये यहीं के सिटीजन्स हैं। तो इसके लिए हमारे अपने एक्सपर्ट जो लोग भी हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, यहाँ ये लोग जो है एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये प्रोसेस जो होता है ये NRC के लिए होता है, वोटर के लिए क्यों कर रहे हैं साहब। तो इस वजह से ये चीजें जो है क्लैरिफिकेशन हो कि ये 3 क्राइटेरिया एन्यूमरेशन फॉर्म में SIR के रखा गया है। एक 87 से पहले वालों के लिए अलग है, फिर 87 से 2004 के वाले बीच में जो पैदा हुए हैं उनके लिए अपना एक डॉक्यूमेंट और अपनी अब्बा का या अम्मी का एक, बस 2 डॉक्यूमेंट। 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं वो अपना और अपने माँ बाप का दोनों का, तो 3 डॉक्यूमेंट उनको देना है एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ। तो ये चीज इसमें रखी गई है जिसपे लोग सवाल उठा। नेक्स्ट ये पूरा वो जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके डिटेल्स हैं क्या क्या रहेगा उसमें बोल के। नेक्स्ट आगे जाइए। और ये अपील करने का 1 मिनट थोड़ा ऊपर आइए। हाँ जी, एंगेजमेंट विथ बूथ लेवल एजेंट्स, BLA कैन फाइन एप्लीकेशन इन बल्क सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट्स, जैसे मैंने कहा कि ये पार्टी वाले अपॉइंट करते हैं, कांग्रेस हो, JDS हो, BJP हो और कोई, वो लोग जो है अपने एक एक एरिया में जो बूथ होता है उस पे एक एजेंट बनाते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अब फॉर एग्जांपल एक एरिया में ये जो इस्लामपुर है, यहाँ पर एक BLO है, यहाँ किसी का वोट अगर डिलीट कर रहे हैं या किसी का वोट शिफ्ट कर रहे हैं तो बूथ लेवल ऑफिसर वो बूथ लेवल एजेंट के नॉलेज में लाना, उनके नोटिस में लाना कि यहाँ ये वोट है, इनका वोट हम जो है शिफ्ट कर रहे हैं या इनका वोट डिलीट हो रहा है बोल के। तो ये चीज है। और वो अगर चैलेंज करना है तो बूथ लेवल एजेंट्स उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो जरा इंपॉर्टेंट है कि बूथ लेवल एजेंट्स को भी पार्टी वालों से मिलकर एक्टिव कराएं कि किसी भी जो भी सिटीजन्स हैं, दलित हो, वुमेन हो, मुस्लिम हो, लिंगायत हो, वक्कलिगा हो, कुर्बा हो, किसी का भी डिलीट ना हो, जो भी एलिजिबल वोटर हैं सबका एलिजिबल होना चाहिए। तो ये बूथ लेवल एजेंट्स का काम है, तो इनसे भी हम ताउन लेना चाहिए, इनसे भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट आगे। और ये 1 मिनट, ये जो है फॉर्म नंबर 6, नेक्स्ट आइए। हाँ, ये नाम इंक्लूड करने के लिए फॉर्म नंबर 6 है, आपको बताएंगे बूथ लेवल ऑफिसर्स, क्या भी वो मसला नहीं, ये उसके गाइडलाइंस। नेक्स्ट फॉर्म नंबर 7, नेक्स्ट आगे जाइए। ये 6A जो बाहर गए हैं, इंडिया से बाहर NRI वोटर्स के लिए है। नेक्स्ट फॉर्म नंबर 7 जो होता है वो वोट
डिलीट करने के लिए, कोई इंतकाल कर गए, कोई यहाँ नहीं रहते हैं, सिटीजनशिप छोड़ दिए, दूसरे जगह जाके जैसे कनाडा शिफ्ट हो गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो वो लोगों के लिए जो है फॉर्म नंबर 7 डिलीट करने का ये है। तो नेक्स्ट फॉर्म नंबर 8 है रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक नंबर, यानी कि करेक्शन जो भी रहते हैं या शिफ्ट करने का, करेक्शन करने के लिए जो है फॉर्म नंबर 8 है। इसमें आपकी फोटो भी करेक्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, आपका एड्रेस करेक्ट करा सकते हैं, स्पेलिंग करेक्ट करा सकते हैं, अगर एड्रेस चेंज हुआ है एक एरिया से दूसरी जगह तो वो भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म नंबर 8 में चीजें हैं जो BLOs करेंगे। नेक्स्ट आगे चलिए। और हाँ, ये 1 मिनट, ये जो है बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि बूथ में जो है SIR करने के से पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स को ये जो है बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप बनाना, जिसमें जो है वो बूथ में जितने भी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड स्कूल्स के हेडमास्टर्स हैं, या फिर जो है NGOs के लोग हैं, या चर्च, या फिर जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, या फिर किसी NGO से जुड़े हुए हैं, मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को लेकर एक बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप बनाकर वो एरिया में जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बूथ लेवल ऑफिसर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटीज में है। ये भी चीज हो सकती है, बूथ लेवल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि बूथ लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, पैरा वर्कर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल बॉडीज जैसा कारपोरेटर होते हैं, काउंसलर वगैरह, ग्राम पंचायत मेंबर, और NSS के वॉलंटियर्स वगैरह जो है इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट जी, ओके जी, बस तो ये चीजें थी जी। एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर से कांटेक्ट, ज्यादा मसला नहीं है, जो मैपिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो अपने अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर से कांटेक्ट करें, एक काम। दूसरा काम, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, तो पार्टी वालों से, जो हमारे अपने एरिया के काउंसलर हैं, ग्राम पंचायत मेंबर हैं, पट्टन पंचायत मेंबर हैं, तालुक पंचायत, जिला पंचायत मेंबर हैं, तो इन लोगों से बात करके उनके वो एरिया में बूथ लेवल एजेंट कौन है, उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे। ये दूसरा काम। तीसरा काम ये है कि हम जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने आप की भी तैयारी करें। जो लोगों का मैपिंग हो गया है उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट का मसला नहीं होगा, लेकिन जो मैपिंग नहीं हुआ है वो लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब SIR चलेगा, अभी नहीं। तो SIR में अगर एप्लीकेशन में नाम आपका आ गया तो नहीं देना है, अगर SIR में नाम इंक्लूड नहीं हुआ तो तब आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो 11 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट कोई भी एक है, तो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं, आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं, या प्रेजेंट MLA या यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, JDS के लीडर्स हैं, या दूसरे और शहर के जिम्मेदारान हैं, सब लोग मिलके जाकर तहसीलदार से या फिर जो है DC से मुलाकात करके बोल सकते हैं कि इसके बारे में पब्लिक में अवेयरनेस कराइए। ऐसा अवेयरनेस हावेरी DC ने किया है, ये मैपिंग का जो प्रोसेस चला ना, उसका अवेयरनेस हावेरी में DC की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पर भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। हम शहर के लोग सब मिलकर क्या कर सकते हैं, जरा प्रेशराइज कर सकते हैं कि इसको आप अवेयरनेस कराइए और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हेल्प कीजिए। इसके बाद एक काम, हाँ जी, 11 डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है, अगर किसी का नाम SIR में नहीं आता है एनुमरेशन फॉर्म भरने के बाद, तो ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो है बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या OBC SC ST सर्टिफिकेट, ये जिसको हमें 2B सर्टिफिकेट बोलते हैं, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, है ना। तो उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि वास्तुस्थल पत्र, जो हमारे को स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार देते हैं, वास्तुस्थल। या फिर जो है मैट्रिकुलेशन, 10th की SSLC मार्क्स कार्ड या TC, जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखा हुआ होता है। उसके बाद होता है कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर, वो एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ कोई ज़मीन अगर गवर्नमेंट आपको आपके नाम से दी है तो वो अगर पेपर है तो भी चलेगा, या घर अलॉट करी है आपके नाम से, वो पेपर है तो भी चलेगा। या फिर कोई ID कार्ड जो है गवर्नमेंट आपको इशू करके है,
पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, बैंक का पासबुक है, 1987 से पहले जो इशू करके है वो भी चलेगा वो लोगों के लिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका कार्ड चलेगा, या फिर पेंशन आ रही तो पेंशन का कार्ड भी चलेगा। आखिर में जो है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ये जरा उधर एरिया के लिए है जहाँ पर फॉरेस्ट ट्राइबल एरिया है, छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया के लिए। आखिर में एनआरसी की सर्टिफिकेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आसाम वगैरह में एनआरसी जो हुआ है उन लोगों के लिए ये चीज़ है। तो ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है जिनका नाम SIR की लिस्ट में नहीं आता। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए हम एक सजेशन ये दे रहे हैं कि अगर यहाँ अपने शहर की सतह पर जितनी भी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमेटीज़ हैं मसाजिद के या चर्च के या फिर प्रगति पर संगठन हैं, ये सब लोग मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हर एक एरिया से 10-10 वॉलंटियर्स की टीम बनाकर ये चीज़ को जो है काम, अगर यहाँ एक 20-25 मसाजिद हैं और NGO से सब मिलाकर एक 50 भी हो जाते हैं, सबसे अगर 5-5 वॉलंटियर भी होते हैं तो 250 वॉलंटियर्स होंगे। तो पूरे गंगावती में जो है करीब 250 से 260 के बीच में बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। तो ये हमारे वॉलंटियर्स उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों को एनरोल कराने में काम कर सकते हैं। दूसरा, जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, लीगल कोई एडवोकेट हैं तो उनसे रहनुमाई इनकी करा सकते हैं। तो ऐसा काम थोड़ा डिवाइड करके नौजवानों को दिया जाता है तो आसानी के साथ काम जो है ये SIR के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। आखिरी बात जो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है औरतों पे फोकस करना है। जैसे बिहार का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट जो डिलीट हुए हैं औरतों के डिलीट हुए हैं, और फिर माइग्रेंट लेबर के डिलीट हुए हैं, जो काम करने के लिए एक स्टेट से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं। तो माइग्रेंट लेबर और औरतों के नाम डिलीट हुए हैं। और फिर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं रहते, कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं। तो ये चीज़ों पे ज़रा हमारे नौजवान फोकस करेंगे तो उनका एनरोलमेंट हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको जब हमारे नौजवान वॉलंटियर्स की टीम बनाकर वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ों को आप BLOs के सामने भी लाएंगे तो रहनुमाई करेंगे। तो ये कुछ बातें थे जो आपके सामने हमने रखी हैं। तो इस पे हमको जो है ये है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है लीनियंसी से भी रहना जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा डर या फियर भी रहना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमको बस रूटीन प्रोसेस में तवज्जो के साथ, फोकस के साथ ये चीज़ों पे काम करना है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना है। एक तरफ जो लोग लीगली फाइट कर रहे हैं कि SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, तो वो चीज़ों को चैलेंज करने वाले चैलेंज भी कर रहे हैं। जैसे बिहार के इलेक्शन को चैलेंज किया गया या बिहार के जो SIR हुआ उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि इनका कहना है इलेक्शन कमीशन का कि हम एरर फ्री बूथ की लिस्ट बना रहे हैं, इलेक्शन लिस्ट। लेकिन बिहार में जो है कई लाख लोग वोट जो है डुप्लीकेट आए हैं नई लिस्ट में 2025 में, और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फादर नेम नहीं है, लेकिन फिर भी ID कार्ड नंबर है और एड्रेस है। तो जब आप एरर फ्री बनाना चाह रहे हैं तो आपकी लिस्ट में खुद इतने एरर हैं, तो ये सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी उठ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हमको दोनों तरीके से कोशिश करनी चाहिए। एक तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी काम करना है, और जो लोग इसके गलत है, जो हमारे अपने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं उसका साथ भी देना है, उसको लोगों को समझाना भी है। तो दोनों काम हमको करना है। तो ये कुछ बातें थी जो SIR के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ದು ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ SIR ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ SIR ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಸೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. SIR ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ
ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ BLO ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. BLO ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವೋಟಿಂಗ್ ಚೀಟಿ, ಅವರು BLOಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ SIR ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಗು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಲಾಗು ಆಗೋದು ಐತಿ. ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ BLO ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಸೀಂ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ನಂದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು, ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿದು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮದು, ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು BLO ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2 ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದಾವೆ. 2002 ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ 2025 ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ 2002ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು 2025 ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಟರ್ ID ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? BLO ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ BLO ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ದೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಬನ್ಗಿಡಿ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ಲಾಂಪುರನೇ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು BLOದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ BLO ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಸೇರಿಸಿದಾರ ಅವರು. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಬಿಹಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 3.5 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಮತಗಳು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, 2002 ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ BLOಗಳ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಪ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಸರ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೀನ್ ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ತದ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ತದ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದನ್ನ ಈ 3 ದಿನದಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಓಡಾಡಕತ್ತದ. ಏನಂತೇಳಿ, ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು SIR ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆತಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕರೆ ಕಳಿಸಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಮ್ದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತದ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿದಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿದಿರ್ತದ. ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ನಮ್ದು ಗಂಗಾವತಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾವಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಳೆವು, ಅವನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BLOದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ BLO ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವ್ರು ಇಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು BLOಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ರಾಜ ಇಂಥದ್ರ ಮಗ, ಇಂಥದ್ರ ಮಗ, ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು BLOಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಸರ್, ಇದೇನು ಸರ್. ಈಗ 2 ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್ನಾಗ ಇರ್ತದ, ಬನ್ನಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಾಗ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಗದಗನಾಗ ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲನೇ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಒಂದು ವೋಟರ್ ID ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ BLOಗಳಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ 2002 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ನಾವು BLOಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜುಲೈ 1, 1987 ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾರ್ದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೇನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು.
ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ 2002 ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸರ್, ಈಗ ಅಂತಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 12 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಆ 12 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಂತವಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಾದಂಗೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು, ಇದರ ಒಂದು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. 1987 ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಸರ್ 1/6/1985 ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹಿಂಬರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1,015 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಂದೆದು. ಸೊ ನಾವೇ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 1987 ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡುಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.